नमस्कार। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 12th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की मानव भूगोल पुस्तक का 4th चैप्टर प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटीज। पिछली क्लास में हमने प्राथमिक क्रिया से संबंधित कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया था, जैसे आखेट, भोजन संग्रहण और पशुचारण। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में पढ़ेंगे हम कृषि और खनन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कृषि। सभी जानते हैं कि कृषि क्या होती है। भूमि के ऊपरी भाग पर विभिन्न प्रकार के अनाज उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं, परंतु यह कृषि की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि कृषि तो विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे मछली पालन भी एक कृषि है, बकरी पालन भी एक कृषि है, उसके साथ ही दूध वाली कृषि यानी जो दुग्ध उत्पादन वाली कृषि है, दूध कृषि। तो विभिन्न प्रकार की कृषि है। अब विश्व के अनेक देशों में अलग अलग जलवायु, अलग अलग भौगोलिक स्थिति, मृदा अलग अलग होने के कारण वहां पर कृषि भी अलग अलग की जाती है। तो कृषि की परिभाषा को यदि हम समझे, मिट्टी पर खेती करने, फसल पैदा करने और पशुधन पालने की कला को कृषि कहते हैं। हर देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होने के कारण हर देश में अलग अलग कृषि की जाती है। अब तो ये कौन कौन सी कृषि है, पढ़ते हम कृषि के प्रकार। कृषि विभिन्न प्रकार की होती है। बात करें पहले नंबर पे हम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि यानी कि पुराने समय में की जाने वाली कृषि, जो केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती थी। आज भी करते हैं कई लोग और कई क्षेत्रों में की जाती है निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। यह भी दो प्रकार की होती है। निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है। पहला आदिम कालीन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। आदिम कालीन निर्वाह कृषि को यदि हम समझे तो हम सब जानते हैं इस कृषि के बारे में, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कभी। वन के कुछ भाग में पौधों को काट करके, पेड़ों को काट करके उनमें आग लगा दी जाती है और वहां पर कृषि औजार, जो पुराने कृषि औजार थे, लकड़ी के हल या कुदाली जिनको हम कहते, उनसे उस छोटे से भाग को खोद करके उसमें बीज डाल करके खेती की जाती थी। और जब वो मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती थी तो वो लोग अपने पूरे परिवार सहित किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वहां पर फिर से पेड़ों को काट करके आग लगा करके फसल उगाते थे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं आदिमकालीन निर्वाह कृषि और इस कृषि के इस चक्र को कहते हैं झूम चक्र। अब यहाँ पर देखें हम इस प्रकार की कृषि, आदिमकालीन कृषि को यदि हम समझे तो इस प्रकार की कृषि में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर प्राचीन कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, कुदाली आदि का प्रयोग किया जाता था। इसमें भूमि के छोटे वन्य भाग में पेड़ों को काट कर उन्हें जलाकर वहां पर फसल उगाई जाती है। अतः इसे कृतन कृषि, क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है तो कृतन कृषि, पेड़ों को काटने के बाद में उस भाग में आग लगाई जा रही है, मतलब दहन कृषि भी कहेंगे। तो कृतन कृषि, दहन कृषि कहा जाता है। इसके साथ में यदि हम समझे तो इस स्थान की जब उर्वरता समाप्त हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो अन्य वनभूमि के पेड़ों को काटकर फिर से यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अर्थात यह प्रक्रिया एक स्थान के बाद में दूसरे स्थान पे, वहां की दूसरे स्थान की भी जब मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो फिर अन्य किसी तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार ये कृषि घूम घूम कर की जाती है। अतः इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यानी आदिमकालीन कृषि, आदिमकालीन निर्वाह कृषि के नाम और भी हो सकते हैं। कृतन कृषि, दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि और इस पूरे चक्र को कहते हैं झूम चक्र। स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को झूम चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि एक समय होता है कि वो स्थान बदल बदल कर कृषि करते हैं और पुनः फिर से उसी पहले स्थान पर आ जाते हैं जहां पर उन्होंने पहले कृषि की थी। कुछ समय अंतराल के बाद में वहां मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और पुनः वो कृषि करने लग जाते हैं, फिर से यही क्रम चलता है। अतः इसे झूम चक्र भी कहा जाता है। तो इस स्थान की उर्वरता समाप्त होने के बाद अन्य वनभूमि को काटकर जलाकर कृषि की जाती है। अतः इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। कृषि के इस चक्र को झूम चक्र कहते हैं। अब यह कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है?
ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जो उष्ण कटिबंधीय हो, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जैसे अमेरिका का अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। ये कौन से महाद्वीप में है? अमेजन नदी के किनारे किनारे वाले क्षेत्र को अमेजन बेसिन कहा जाता है, जो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका कह दें या लैटिन अमेरिका कह दें। मेक्सिको में मिल्पा। अब मेक्सिका ये कहां पर है? ये चीज हमें याद रहनी चाहिए कि कौन सा देश किस जगह पर स्थित है। मेक्सिको अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मेक्सिको की खाड़ी आगे पढ़ेंगे हम। बिग इंच पाइपलाइन क्या करती है, कहां से कहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान करती है, तो वो आगे की चर्चा बाद में करेंगे। मेक्सिको में मिल्पा और मलेशिया व इंडोनेशिया। मलेशिया जो देश है ये कहां पर है? ये एशिया का ही भाग है, एशिया में स्थित है। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों एशिया में ही है। मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया के लादांग क्षेत्र में आदिम कालीन कृषि की जाती है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम का, क्योंकि इनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता है, केवल जीवन निर्वाह करना होता है। तो अतः इस कृषि में, जीवन निर्वाह कृषि या आदिम कालीन कृषि में पूरा परिवार लगा रहता है। बात करें हम दूसरी गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। मानसूनी एशिया, यहाँ पर यानी यहाँ पर जहां ज्यादा मानसून सक्रिय हो वहां पर यह कृषि की जाती है, गहन निर्वाह कृषि। ज्यादा मानसून सक्रिय हो वहां पर गहन निर्वाह यानी पानी वाली कृषि। और पानी वाली कृषि जो गहन निर्वाह कृषि है वो दो प्रकार की होती है। पहला चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। नाम से ही पता चल रहा है चावल प्रधान यानी चावल वाली कृषि। अब चावल कहां पर किए जाते हैं? हम हाड़ोती वाले लोग तो इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि जहां पर पानी की उचित व्यवस्था होगी, जहां ज्यादा पानी होगा वहां पर चावल उगाया जाता है, चावल बोया जाता है। साउथ वाले जो राज्य है, पानी की अधिकता होने के कारण वहां पर दोनों फसलें, हम तो फिर भी एक ही बार चावल बोते हैं, परंतु वो लोग जो साउथ में रहते हैं, दक्षिणी भारत के लोग, वो दोनों फसल ही चावल की करते हैं, क्योंकि पानी की अधिकता है वहां पर। तो इसमें प्रमुख फसल चावल होती है, अर्थात यह अधिक जल वाले क्षेत्रों में की जाती है। कौन सी कृषि? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। हम पढ़ रहे थे कृषि के बारे में। कृषि के अलग अलग प्रकार हैं। पहला प्रकार पढ़ रहे हैं हम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है। ये दो प्रकार की होती है। पहला आदिम कालीन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि को पढ़ रहे हैं तो गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? इस प्रकार की कृषि मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में। ये दो प्रकार की होती है, चावल प्रधान और चावल रहित। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है? इसकी प्रमुख फसल चावल है जो अधिक जल वाले क्षेत्रों में की जाती है। पूरा परिवार इसमें कार्य करता है क्योंकि इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, मजदूरी ज्यादा करनी पड़ती है चावल प्रधान निर्वाह कृषि में, तो इसमें पूरा परिवार लगा रहता है। इसमें यदि हम बात करें तो अलग से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऑलरेडी उस जगह पर कृषि करते हैं जहां पर जल उपलब्ध हो, यानी सिंचाई ना करनी पड़े। दूसरी बात करें हम चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर मानसून कम सक्रिय हो। यानी हमने पढ़ा था गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि मानसूनी है, यानी मानसून वाले भाग में। लेकिन उस क्षेत्र में भी कुछ तो क्षेत्र ऐसा होगा, ये तो नहीं है कि मानसून पूरे इसमें प्रदेश में एक साथ एक्टिव हो गया, सब जगह बारिश हो रही है, ऐसा नहीं होता है। कोई कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर वर्षा नहीं होती है या कम होती है, उन क्षेत्रों में चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अर्थात मानसून एशिया के अनेक भाग उच्चावच जलवायु, मृदा आदि की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं है। जब धान की फसल उगाना संभव नहीं है तो फिर वो लोग दूसरी फसल उगाते हैं, गेहूं, सोयाबीन, सरसों, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। तो इसकी विशेषता चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की तरह ही है। पूरा परिवार इसमें भी लगा ही रहता है क्योंकि जीवन निर्वाह करना है, इसका उद्देश्य भी और इसका उद्देश्य भी, दोनों का उद्देश्य जीवन निर्वाह करना है। तो जीवन निर्वाह करना है तो एक तो खेती करेगा, दूसरा ऑफिस थोड़ी जाएगा, सब पूरा परिवार ही वहां पर कृषि में लगा रहेगा। अब यहाँ पर इसकी विशेषता चावल प्रधान गहन निर्वाह की तरह ही है, अंतर केवल इतना है कि इसमें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो फसल होगी, चाहे जो फसल हो, उसको पानी
पिलाने के लिए सिंचाई करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर सिंचाई नहीं करना होता है। आगे देखें हम क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं। उत्तरी चीन, एशिया का जो उत्तरी चीन है वो उत्तरी कोरिया है, उत्तरी जापान है। इनमें गेहूं की फसल उगाई जाती है, सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, जौ की फसल उगाई जाती है। उत्तरी चीन, उत्तरी जापान और उत्तरी कोरिया, ये कहां पर है, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये जो देश हैं चीन, जापान और कोरिया, ये भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। इन देशों में गेहूं, सोयाबीन व जौ आदि की फसल उगाई जाती है। जबकि भारत के भी कुछ भाग है जैसे गंगा मैदान, जबकि भारत के सिंध गंगा मैदान में गेहूं वो पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल आ गया, शुष्क भाग है, बिल्कुल एशिया का ही भाग है। मानसून सक्रिय है यहाँ पर, लेकिन कम सक्रिय है। तो पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में बाजरा, ज्वार बाजरा इनकी कृषि की जाती है। तो आगे इसी क्रम में पढ़ेंगे हम रोपण कृषि, डेयरी कृषि आदि के बारे में। रोपण कृषि जैसे नाम में पता चल रहा है कि पौधों को रोप कर, यानी अलग अलग पौधों को लगाया जाता है, रोपण कृषि कहलाती है। रोपण कृषि के लिए अत्यधिक कृषि भूमि की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार अधिक होता है, जबकि निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार छोटा होता है। यहाँ पर रोपण कृषि में अधिक पूंजी और तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले रोपण कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की थी। यूरोपीय लोग, यदि हम देखें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप में अत्यधिक ठंड पड़ती है। कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरी हुई है। यदि हम यहाँ पर देखें इस जगह पर, तो कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। और कर्क रेखा के नीचे भूमध्य यानी विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के भी नीचे मकर रेखा। जब सूरज मकर रेखा पर स्थित होता है तो हमारे यहाँ पर ठंड पड़ती है। जब हमारे यहाँ पर ठंड पड़ती है तो इसके ऊपर वाले क्षेत्रों में, यानी कि यूरोप महाद्वीप में क्या स्थिति होगी। अब यूरोप महाद्वीप में जो कि कोई भी जो कृषि होती है ना, अलग अलग जलवायु पर की जाती है। अब बात करें हम कॉफी की। कॉफी कहाँ पर होती है, गर्म प्रदेशों में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब यूरोप के लोग कॉफी नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि यूरोप के लोग कॉफी का सेवन करते ही नहीं होंगे, वो कॉफी का सेवन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो वहां पर संभव नहीं है, वो कोई दूसरी भूमि को लीज पर लेते हैं, ठेके पर लेते हैं, और वहां पर कृषि की जाती है। जैसे यूरोप के लोग अफ्रीका में, भारत में यहाँ पर कृषि करते हैं कॉफी की। सबसे ज्यादा कॉफी की कृषि होती है ब्राजील में, और ब्राजील में कृषि के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है। अब वो यूरोप के लोग यहाँ पर खेती करवाकर उस फसल को अपने यहाँ मंगवा लेते हैं। जैसे कॉफी, यूरोप के लोगों ने कॉफी करवाई, तो जहां पर भी वो कृषि हुई कॉफी की, उस सभी कृषि भूमि की कॉफी को वो अपने यहाँ पर मंगवा लेंगे, विनिर्मित करके पुनः विभिन्न देशों में बेच देंगे। इस प्रकार से वो लोग व्यापार करते यूरोपीय लोग। तो इस कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की थी। यहाँ पर केवल फ्रांस, ये फ्रांस वो पश्चिमी अफ्रीका में, इस जगह पर फ्रांस था, फ्रांस व पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोकोन की पौध लगाई गई, कॉफी व कोकोन की पौध लगाई गई। जबकि ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में चाय के बाग, और मलेशिया में रबड़, और पश्चिमी द्वीपों में केले व गन्ने के पौधे लगाए। केले, गन्ने, चाय, कॉफी, इनकी रोपण कृषि की जाती है। तो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये खेती होती है, रोपण खेती। बात करें हम वाणिज्य कृषि की, तो वाणिज्य कृषि, वाणिज्य मतलब व्यापार वाली कृषि, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें मक्का, गेहूं, जौ, राई आदि उगाए जाते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है और विभिन्न कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न कृषि यंत्र, क्योंकि वाणिज्य कृषि केवल और केवल इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। जब लाभ कमाना इसका उद्देश्य है, तो इसमें बहुत बड़ा आकार चाहिए कृषि भूमि को, और जो कृषि करेंगे उसमें वृक्ष या पौध लगाई से, यानी जब हम खेतों की जुताई उताई करते हैं, वहां से लेकर के जो पौधे हैं, जो फसलें हैं, फसलों की रोपाई से लेकर के फसलों की कटाई तक जितने भी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया यंत्रों द्वारा की जाती है।
क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है वाणिज्यिक कृषि का। कहाँ पर की जाती है, क्षेत्र है इसके, यह कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, अफ्रीका के वेल्डस व न्यूजीलैंड के कैटरबरी क्षेत्र में की जाती है। इस प्रकार की कृषि अर्जेंटीना, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इन क्षेत्रों में की जाती है। इनके क्षेत्र भी याद रखने हमें, जैसे अर्जेंटीना का पंपाज क्षेत्र, यूरेशिया के स्टेपीज क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र, न्यूजीलैंड के कैटरबरी क्षेत्र, इनमें वाणिज्य कृषि की जाती है। हमारी पाठ्य पुस्तक में वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि आदि कृषि का एक मैप दे रखा है और वहां पर शो कर रखा है कि कहां पर यह कृषि की जाती है। तो एग्जाम देने जाने से पहले एक बार उस डायग्राम को, उस पिक्चर को देख करके जाइए। अगला चले हम मिश्रित कृषि। मिश्रित यानी जहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता हो, वो मिश्रित कृषि कहलाती है। पशुपालन में मुर्गे, सुअर, विभिन्न प्रकार के मवेशी, ये सभी सम्मिलित होते हैं। बात करें हम मिश्रित कृषि की, तो इस कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सी है, गेहूं। वो फसलें, पशुपालन वाली फसलें वही होती है जहां पर हम चारे की व्यवस्था कर सके, यानी वो कृषि के उपरांत जो अपशिष्ट बचे वो पशुओं के लिए उपयोगी हो। अब यहाँ पर गेहूं से जो भूसा बनता है, उस हमारी भाषा में उसको खांगला भी कहते हैं, तो वो पशु के लिए उपयोगी है, पशु उसे खाते हैं। मक्का की बात करें तो मक्का की फसल के बाद भी, चावल की फसल के बाद भी जो अपशिष्ट बचता है उसको पशु खाते हैं, यानी उनके लिए वो चारा की व्यवस्था कर देते हैं। तो इस कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सी है, गेहूं, जौ, राई, मक्का व चारे की फसल। चारे की फसल जैसे जो हरी फसलें हैं चारे की, जो पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, वो वाली फसलें, मक्का व चारे की फसल। इस प्रकार की कृषि कुशल कृषकों द्वारा की जाती है। कुशल कृषक जो जानकार हो। मिश्रित कृषि को वही लोग करेंगे जो जानकार हो, उन्हें कहते हैं जानकार लोगों को कहते हैं कुशल श्रमिक या कुशल कृषक। जो नहीं जानते खेती बाड़ी के बारे में वो कुशल कृषक नहीं कहलाते हैं। वरना इच्छा तो सबकी है कि हम लोग भी कर लेंगे, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, पर कुशल वही होगा जो उस कार्य को जानता होगा। तो इस प्रकार की कृषि कुशल कृषकों द्वारा की जाती है। वह इसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके, यह यानी मिश्रित कृषि कहाँ पर की जाती है। यह कृषि विश्व के विकसित भागों में की जाती है। जैसे बात करें हम उत्तर पश्चिमी यूरोप में मिश्रित कृषि की जाती है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी महाद्वीप में है यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, वहां पर भी मिश्रित कृषि की जाती है। यूरेशिया एक बार देख लेंगे हम इस मिश्रित कृषि वाले डायग्राम को। तो यहाँ पर यूरेशिया के कुछ भाग भी है जहां पर भी मिश्रित कृषि की जाती है। इसके साथ साथ ही दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग यानी कि दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी महाद्वीप, कौन कौन से दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी महाद्वीप में, दक्षिणी अफ्रीका जो अफ्रीका का दक्षिणी भाग है वो भी दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है। तो जहां जहां पर मकर रेखा गुजर रही है जिन महाद्वीपों से, वहां के दक्षिणी भाग और वो भी कौन से वाले, समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में, वहां पर भी मिश्रित कृषि की जाती है। आगे चले हम इसी क्रम में पढ़ते हैं हम डेयरी कृषि नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर भी डेयरी कृषि यानी कि दूध वाली कृषि, ऐसी कृषि जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है और दुग्ध उत्पादों को बेच करके लाभ कमाया जाता है, डेयरी कृषि कहलाती है। यानी इस प्रकार की कृषि में दुधारू पशुओं का पालन पोषण करके अधिक मात्रा में दूध प्राप्त किया जाता है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन करके लाभ कमाना है। डेयरी कृषि का डेयरी उत्पादों की मांग अधिक होने के कारण जगह जगह पर ही हर व्यक्ति को दुग्ध वाली वस्तु चाहिए, यानी दूध तो चाहिए ही चाहिए। तो दुग्ध और दूध से जुड़े जो भी उत्पाद है, जैसे मिठाई, मुंह में पानी आ रहा है ना, पनीर, दही, छाछ, मक्खन, घी, दुग्ध उत्पादों की आवश्यकता अधिक होने के कारण मांग अधिक होनी पड़ती है और मांग अधिक है, इसलिए
डेयरी उत्पादों की मांग अधिक होने के कारण यह कृषि नगर या औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है। हमारे भारत में अभी यह कृषि केवल गांव में ही की जाती है, लेकिन विश्व के अनेक ऐसे भाग, क्योंकि इस पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल में विश्व का ही विवरण किया गया है। पूरे विश्व में जो जो प्रकार की कृषि होती है वो सब हम पढ़ रहे थे। विश्व में होने वाली महत्वपूर्ण कृषियां हम पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आ रही है डेयरी कृषि। अब विश्व में जो डेयरी कृषि है वो यहाँ पर बताया गया है कि नगर या औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है ये डेयरी कृषि, लेकिन हमारे भारत में आज भी यह कृषि केवल गांव में ही करते हैं। परंतु धीरे धीरे अब लोग जागरूक हो गए, रोजगार की तलाश है, तो कई लोग पशुओं को पाल करके ये कृषि कर रहे हैं और ये कृषि नगर या औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है, उनके पास में की जाती है। इसमें फार्म बनाकर पशुओं को रखा जाता है और वैज्ञानिक तरीके से उन्हें पाला जाता है। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर डेयरी कृषि संपन्न होती है? यह मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में की जाती है। हमारी पाठ्य पुस्तक में डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। पहला उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, जो यूरोपीय क्षेत्र है उसका उत्तर, पिछले वाली क्लास में हमने दिशा ज्ञान भी देखा था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ पर बात है उत्तर पश्चिमी यूरोप, यानी उत्तर और पश्चिमी का यूरोप का जो भाग है वहां पर डेयरी कृषि की जाती है। उसके साथ साथ ही कनाडा में भी डेयरी कृषि संपन्न होती है। साथ ही न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया, यहाँ पर भी डेयरी कृषि की जाती है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो जानते हैं कि जो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की जो टीमें हैं, क्रिकेट टीमें, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो सभी खिलाड़ी लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनकी एक छलांग यहाँ से वहां, दूसरी छलांग वहां, यानी फील्डिंग के मामले में वो लोग माहिर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की जो टीम है उनकी फील्डिंग सबसे बढ़िया मानी जाती है। बैटिंग और बॉलिंग तो हमारे यहाँ की भी कोई कम नहीं है। बात करें हम भूमध्य सागरीय कृषि, यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर यानी यूरोप महाद्वीप के नीचे, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर, यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला जो भाग है उसे कहा जाता है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में खट्टे फलों की कृषि की जाती है। खट्टे फलों में भी अधिकतर अंगूर की कृषि। अगर बात करें कि भूमध्य सागर में किस प्रकार की कृषि की जाती है तो खट्टे फलों की। खट्टे फलों में महत्वपूर्ण है अंगूर। अंगूर भी 2 प्रकार की क्वालिटी के वहां पर मिलते हैं, एक उच्च क्वालिटी के, एक निम्न क्वालिटी के। उच्च क्वालिटी के अंगूर से शराब बनाई जाती है, जबकि निम्न प्रकार के अंगूरों से, जो अंगूरों में निम्न श्रेणी है, उससे बनाई जाती है दाख, किशमिश, मुनक्का। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग शराब का सेवन करेंगे। देखें, यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनिशिया से लेकर एटलांटिक तट तक फैला है, जबकि दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, इसके साथ साथ ही भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप और नीचे अफ्रीका। तो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनिशिया से लेकर, वहां एक तट है जिसका नाम है ट्यूनिशिया का तट, ट्यूनिशिया तट से लेकर एटलांटिक तट तक फैला है। जबकि दूसरा जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय कृषि का वो कहाँ है? जबकि दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली देश है, मध्यवर्ती चिली आदि में भी यह कृषि की जाती है। खट्टे फलों की आपूर्ति से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। खट्टे फलों की आपूर्ति में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से अंगूरों का उत्पादन होता है। जो उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर है उनसे शराब बनाई जाती है, जबकि निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों से मुनक्का व किशमिश बनाए जाते हैं। अंजीर, इसके साथ साथ ही वहां अंजीर और जैतून का भी उत्पादन किया जाता है भूमध्य सागर में। जब शीत ऋतु होती है, भयंकर सर्दी, वहां पर जब यूरोप महाद्वीप में अत्यधिक ठंड पड़ती है तो वहां पर सब्जी वगैरह किसी का भी उत्पादन नहीं होता, तो वहां पर सब्जी और फलों की जो मांग है उसकी पूर्ति भी कौन करता है? भूमध्य सागर में जो कृषि करते हैं लोग, वही उनकी पूर्ति करते हैं। तो आज इस क्लास में हमने कृषि के विभिन्न भागों को पढ़ा। क्लास ज्यादा लंबी हो जाने के कारण कुछ भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हैं, जिसमें सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि और खनन के बारे में चर्चा करेंगे। अगली क्लास में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।